हेलो फ्रेंड्स। तो हम दिल्ली पुलिस की जीएस की बुक है उसको वो कर रहे थे और उसमें हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास के जो पीछे के 125 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे और फिर आगे हम 126 नंबर जो क्वेश्चन है इससे स्टार्ट करेंगे। तो 126वां क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। 126वां क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार में स्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में स्थित 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी एक बख्तियार खिलजी थे, उनके द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 127 है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य है सबसे लंबी अवधि तक रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो पाल साम्राज्य है, पाल राजवंश है, ये सबसे लंबी अवधि तक रहा था। फिर आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल और अवधि है ये 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक थी। प्रतिहार साम्राज्य की शासन अवधि 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक थी और गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इनसे 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी और ये बौद्ध अनुयायी था। फिर सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी और राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 128 में होयसल साम्राज्य की राजधानी पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी है। फिर है होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हेलेविड थी और होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, इसलिए 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया था होयसल ने। फिर है होयसल कुल का अंतिम शासक वीरभल्लाल तृतीय था। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 129। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य राजवंश का ये सर्वाधिक प्रख्यात शासक था पुलकेशिन द्वितीय। फिर है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था और यही क्वेश्चन पूछा गया था। पुलकेशिन द्वितीय ही ये चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था और चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी थी और पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कन्नौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था। फिर आगे जो क्वेश्चन है वो है कि चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक के दौरान दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश की शाखा वातापी से संबंधित थे। फिर आगे है पुलकेशिन द्वितीय के शासन में चालुक्य राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली था। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में जो चालुक्य राजवंश है ये सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया था। और फिर अगला पॉइंट है चालुक्य राजवंश का प्रारंभिक इतिहास तथा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। चालुक्य राजवंश का प्रारंभिक इतिहास और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी है वो ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 130। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण है वो करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया था। फिर आगे है एलोरा के मंदिरों के निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था और राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट शासक के जो संस्थापक हैं वो दंती दुर्ग प्रथम थे। फिर आगे है राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। फिर है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद
छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का नया नाम है। औरंगाबाद जिले में स्थित है। फिर आगे है, एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में वर्ष 1983 में शामिल किया गया था। एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में वर्ष 1983 में शामिल किया गया था। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 131, हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, इसको किसने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना की थी। फिर आगे इस क्वेश्चन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हर्ष चरित्र है जो राजा हर्षवर्धन की जीवनी है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और बाणभट्ट हर्ष चरित्र के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट है ये राजा हर्ष चरित्र के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक की भी रचना की थी। फिर आगे है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास ने 2 प्रमुख महाकाव्य कुमार संभवम तथा रघुवंशम की रचना की थी। कालिदास है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे और इन कालिदास ने कुमार संभवम और रघुवंशम जो महाकाव्य हैं इनकी रचना की थी। और कालिदास की अन्य रचनाओं में 2 प्रमुख खंड काव्य हैं, एक तो है ऋतुसंहारम और दूसरा है मेघदूतम। और 3 प्रमुख नाटक भी हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। इन 3 प्रमुख नाटक हैं, इनकी रचना भी कालिदास ने की थी। फिर आगे है, बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा अभियान का नेतृत्व किया जिसका उद्देश्य गंगा नदी का पवित्र जल लाना था। और इस अभियान में चोल सेना ने वेगी, कलिंग, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गंगा नदी पर कूच किया था। फिर अगला है, चोल सेना ने पाल राजा महिपाल प्रथम को हराया था। चोल सेना ने पाल वंश के राजा महिपाल प्रथम को हराया था। और इस अभियान की सफलता के बाद राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना की थी। और राजेंद्र चोल ने गंगईकोंडा चोल की उपाधि भी धारण की थी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का अर्थ होता है? चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेटी शब्द का अर्थ कर होता है। फिर आगे है, चोल साम्राज्य में वेटी एक प्रकार का कर था जिसे आम लोगों से वसूल किया जाता था। इसे अक्सर जमींदार है वो लगाते थे और वेटी के तहत लोगों को बिना किसी मजदूरी के राजा या जमींदारों के लिए कार्य करना होता था। वेटी एक कर है, इसके तहत लोगों को बिना किसी मजदूरी के राजा या जमींदारों के यहाँ काम करना होता था। और वेटी के प्रथम मध्यकाल में भारत के कई हिस्सों में ये प्रचलित था वेटी कर। और वेटी का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा, मंदिर और दूसरे सार्वजनिक कामों के निर्माण के लिए किया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम है ये लिखा गया था। फिर आगे है, शिल्पाधिकारम नामक महाकाव्य इलांगो अदिकल के द्वारा मूल रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। इसमें तत्कालीन संगम समाज और
राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। शिल्पाधिकारम नामक एक महाकाव्य है, इलंगो अदिकल द्वारा मूल रूप से तमिल भाषा में ये लिखा गया था। फिर है संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है और इस युग की प्रमुख रचनाओं में तोल्काप्पियम और पांथिनी किलकणकु आदि ग्रंथ हैं और शिल्पाधिकारम मणि मेखला और जीवक चिंतामणि महाकाव्य भी शामिल है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? 135 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उत्तर मेरूर जो शिलालेख है ये किस राजवंश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये चोल राजवंश से संबंधित है। उत्तर मेरूर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। फिर आगे है चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था और इस अभिलेख के माध्यम से चोलकालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा चोल राजवंश। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजाराज चोल प्रथम ने करवाया था और बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राजाराज चोल प्रथम ने करवाया था। फिर अगला पॉइंट है तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजाराज चोल प्रथम के नाम पर राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और बृहदेश्वर मंदिर की द्रविड़ शैली में निर्मित है और वर्ष 1987 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ है जो व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तोल्काप्पियम एक संगम साहित्य का ग्रंथ है जो व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। फिर है मणिमेगलई। यह एक तमिल महाकाव्य है। मणिमेगलई एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चितलाई चितनार के द्वारा की गई थी। और फिर अगला पॉइंट है शिल्पाधिकारम। यह भी एक तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसकी रचना इलांगो अदिकल के द्वारा की गई थी। फिर अगला है जीवक चिंतामणि। यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना जैन मुनि तिरुत देवर के द्वारा की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किस से संबंधित है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है ये किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल राजवंश या चोल साम्राज्य से संबंधित है। फिर है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है ये चोल साम्राज्य से संबंधित है और नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा में भगवान शिव को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है और नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी? किस वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पांड्य वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था और इसे 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त हुई थी। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि पांड्य वंश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी और मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। मदुरै है इसको पांड्य वंश की राजधानी बनाया गया था और वर्तमान में मदुरै भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वर्तमान में जो ये है तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
फिर आगे है पांड्य राजवंश दक्षिण भारत के प्रमुख पांड्य राजवंश है ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था और पांड्य राजवंश ने भारत में 6ठी शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर ए। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कर्नाटक राज्य के श्रावण बेलगोला में स्थित गौतमेश्वर की प्रतिमा है ये ग्रेनाइट से निर्मित है। कर्नाटक राज्य के श्रावण बेलगोला में स्थित गौतमेश्वर की प्रतिमा है ये ग्रेनाइट से निर्मित है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण है ये 9वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में इस प्रतिमा का निर्माण हुआ था? तो गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। और गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के देवता बाहुबली गोमतेश्वर को समर्पित है। ये जो प्रतिमा है ये जैन धर्म के देवता बाहुबली को समर्पित है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। फिर है न्याय दर्शन है ये 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन 6 वैदिक दर्शनों में से एक है और न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ है वो न्याय सूत्र है। और इन 6 वैदिक दर्शन है वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं, पहला तो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है और जो कपिल मुनि के द्वारा रचा गया है। और फिर योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि का है। और न्याय दर्शन महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन अवलोकनाथ। और मीमांसा दर्शन जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है ये जैमिनी के द्वारा। और वेदांत दर्शन है और ये बदरायण के द्वारा। ये 6 वैदिक दर्शन हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट ने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आर्यभट्ट का जन्म है वो वर्ष 676 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म है वो 476 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। और आर्यभट्ट का भारत के महान गणितज्ञों में महत्वपूर्ण स्थान है। आर्यभट्ट है इनका भारत के महान गणितज्ञों में महत्वपूर्ण स्थान है। और आर्यभट्ट ने 2 प्रमुख पुस्तकें आर्यभट्टीय और आर्यभट्टीय सिद्धांत की रचना की थी। इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं आर्यभट्टीय और आर्यभट्टीय सिद्धांत। फिर है क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से किसी औषधि का देवता कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 143 है निम्नलिखित में से किसी औषधि का देवता कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन्वंतरि को औषधि का देवता कहा जाता है। फिर है धन्वंतरि को औषधि का देवता कहा जाता है और धन्वंतरि आयुर्वेद के प्रणेता थे। धन्वंतरि है ये आयुर्वेद के प्रणेता थे। और धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। धन्वंतरि है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। और धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और उनके दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। फिर अगला पॉइंट है धन्वंतरि के प्रमुख पुस्तकें हैं जो हैं प्रमुख पुस्तकों में है रोग निदान और वेद चिंतामणि। ये धन्वंतरि की प्रमुख पुस्तकें हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था?
हाथी गुफा शिलालेख है, ये किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। खारवेल के द्वारा हाथी गुफा शिलालेख है, ये उत्कीर्ण करवाया गया था। फिर आगे है, खारवेल कलिंग के शासक थे। खारवेल है, ये कलिंग के शासक थे। और हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। हाथी गुफा अभिलेख है, ये प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। फिर है क्वेश्चन नंबर 145, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। फिर है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है और इस प्रकार के द्वार मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के जो मंदिर हैं ये दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दक्षिण भारत के मंदिर मुख्यतः द्रविड़ शैली में निर्मित है। दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं मुख्यतः ये मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित होते हैं। और दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव शासकों ने किया था। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 146, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से वर्णित है? सत्यमेव जयते शब्द है, ये किस उपनिषद से वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द है, ये वर्णित है। फिर है, सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से वर्णित है और सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। फिर है, सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की जीत। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की जीत और इसे आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? वास्तुकला में पंचायत शैली है वो किस शब्द से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मंदिर। वास्तुकला में जो पंचायतन शैली शब्द है ये मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायतन शैली शब्द है ये मंदिर निर्माण से संबंधित है और पंचायतन शैली में एक केंद्रीय मंदिर और 4 अन्य मंदिरों के द्वारा घिरा होता है। ये एक केंद्रीय मंदिर और 4 अन्य मंदिरों के द्वारा घिरा होता है। और पंचायतन शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर तथा देवगत में स्थित एक दशावतार मंदिर है आदि प्रमुख हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 148, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण है वो किस महाराजा ने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था और दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण वर्ष 1724 ईस्वी में हुआ था। और दिल्ली स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर है ये खगोलीय वेधशाला है। और दिल्ली के अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर है वो भी स्थापित किए गए थे। अन्य 4 हैं वो है वाराणसी, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में भी अवस्थित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? क्वेश्चन नंबर 149 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भरत मुनि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को
नाट्यशास्त्र की रचना की है। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया है। फिर है महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी और मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। फिर है महर्षि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। फिर है चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो नामक एक महाकाव्य लिखा था और यह महाकाव्य है चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। और चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि तथा उनके बचपन के मित्र थे। चंद्रप्रदायी हैं ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उनके बचपन के मित्र थे। फिर है ये युद्ध के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित करते थे। और पृथ्वीराज रासो हिंदी की पहली रचना है। पृथ्वीराज रासो हिंदी की पहली रचना है। इसे हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। इसमें लगभग 10,000 से अधिक छंद है पृथ्वीराज रासो में। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा है ये कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा है ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। फिर कि अकबरनामा में मुगल सम्राट अकबर के जीवन की घटनाओं और उसके शासनकाल का वर्णन मिलता है। अकबरनामा में मुगल सम्राट अकबर के जीवन की घटनाओं और उनके शासनकाल का वर्णन मिलता है और यह उनके दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबुल फजल द्वारा लिखी गई हैं जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। यह उनके दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबुल फजल द्वारा लिखी गई हैं जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। फिर है यह किताब फारसी में लिखी गई है जो मुग़लों की मातृभाषा थी और ये किताब फारसी भाषा में लिखी गई है और इसमें अकबर के जीवन और समय का विस्तृत वर्णन है वो मिलता है। इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरा अकबर के शासनकाल के बारे में और तीसरा आईना अकबरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 152 में पूछा गया है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। फिर है इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। इब्न बतूता है ये मोरक्को का एक यात्री था और वह 1333 ईसा में मध्य एशिया के रास्ते होकर सिंध पहुंचा था और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। उसमें दिल्ली का शासक है वो मोहम्मद बिन तुगलक था। फिर आगे है इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी बना दिया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं का वर्णन अपनी किताब है किताब उल रिहला में किया था और इब्न बतूता को मध्यकाल का महानतम मुस्लिम यात्री कहा जाता है। इब्न बतूता को मध्यकाल का महानतम मुस्लिम यात्री कहा जाता है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 153। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बर्नी ने। फिर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला इतिवृत्त वर्ष 1356 ईस्वी में लिखा था और वह दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में एक राजनीतिक विचारक थे
और इनके दो सबसे प्रसिद्ध कृतियों में हैं तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी शामिल है। इनकी दो प्रसिद्ध कृतियां हैं तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 154। किताब उल रेहला पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किताब उल रेहला पुस्तक है, ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। इब्न बतूता की एक पुस्तक है किताब उल रेहला पुस्तक, इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है और यह एक यात्रा वृतांत है जिसमें उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 155। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। फिर है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में तुजूक ए बाबरी के नाम से लिखी गई है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुजूक ए बाबरी के नाम से तुर्की भाषा में लिखी गई है। फिर है बाबरनामा में बाबर के अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है और इसके माध्यम से बाबर के द्वारा जीवन में लड़े गए युद्धों की जानकारी भी इसमें मिलती है। फिर है बाबरनामा में बाबर के द्वारा पानीपत, खानवा, चंदेरी आदि युद्धों में अपनाई की तुलुगमा युद्ध प्रणाली व अन्य युद्ध की नीतियों का सही से वर्णन है वो इसमें मिलता है। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे की क्लास में हम 156 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।